हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं महासागरीय जल की लवणता तथा लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आज हम अपने इस वीडियो में महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महासागर की जो लवणता है, तो लवणता का अर्थ क्या है, अर्थात लवणता किसे कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो सागरीय जल का जो खारापन है, सागरीय जल का खारापन, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जल में घुले हुए जो नमक या लवण की मात्रा है, उसको ही लवणता के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो सागरीय जल है उसमें कितनी मात्रा में नमक या लवण वाले पदार्थ घुले हुए हैं, तो वह उस जल की लवणता कहा जाएगा। और लवणता का सीधे तौर पर वो खारापन, अर्थात लवणता की मात्रा ज्यादा होगी तो वो पानी का जो टेस्ट है वो ज्यादा खारा होगा, अर्थात वो पानी उतना ही अधिक खारा और भारी होगा। तो सागरीय जल की जो लवणता है वो उसमें घुले हुए नमक या लवणों की मात्रा को प्रदर्शित करती है। और लवणता की जो इकाई है, अर्थात लवणता को व्यक्त करने का जो तरीका है, वो हम सागरीय जल में प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इकाई है ग्राम प्रति 1000 ग्राम, अर्थात तो कितने ग्राम लवण है प्रति 1000 ग्राम जल पर। तो ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम जल पर या जल के 1 किलोग्राम भार पर उसमें घुले हुए लवणों का भार कितना है, ये उस जल की लवणता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम सागरीय जल की लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। और इसका जो संकेत है वो इस तरह का चिन्ह है, जिसको आप देख सकते हैं, ये प्रति 1000 के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रतिशत में नीचे जो है एक ही बिंदी होती है और यहाँ डबल बिंदी है, इसका मतलब प्रति 1000। तो ये प्रति 1000 में सागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए ये संकेत इस्तेमाल किया जाता है। और सामान्यतया जो सागरों की या महासागरों की जो औसत लवणता है वो लगभग 35 प्रति 1000 पाई जाती है। और ये 35 प्रति 1000 पूरे जो समस्त पृथ्वी के सागरीय क्षेत्र हैं उन सागरों के जल का औसत लवणता है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल पर। तो इस प्रकार से 35 लवणता जो है औसत लवणता है सागरीय जल की। लेकिन सागरीय जल के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में हम देखें तो उसमें लवणता की मात्रा में काफी अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। और उसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सागरीय क्षेत्र हैं, तो उष्णकटिबंध में आने वाले सागरीय क्षेत्रों में लवणता की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है। वहीं शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय क्षेत्रों के सागरीय जल की लवणता कम पाई जाती है। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी पर सागरीय जल की लवणता का जो वितरण है उसमें काफी असमानताएं पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ कि सागरीय जल की लवणता को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, या कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से सागरीय जल की लवणता प्रभावित होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हुए हैं। ये 4 वर्गों में या 4 जो है कारकों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाष्पीकरण की। तो सबसे पहला जो कारक लिखा हुआ है बाष्पीकरण। और बाष्पीकरण सागरीय जल की लवणता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। और चूंकि बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सागरीय जल वाष्प में बदल करके वायुमंडल में पहुंच जाता है, और इस प्रकार सागरीय जो जल है और बाष्पीकरण के दौरान जो शुद्ध जल है वो बाष्पीकृत होता है और लवण जो है वो यथावत शेष रह जाते हैं। तो स्पष्ट सी स्थिति है कि बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो लवणता को बढ़ाने का कार्य करती है। अर्थात जिन सागरीय क्षेत्रों में या जिस सागरीय जल की सतह पर बाष्पीकरण अधिक होगा वहां तुलनात्मक रूप से लवणता अधिक पाई जाएगी, और जहां बाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है वहां लवणता भी कम पाई जाती है। तो बाष्पीकरण का लवणता की मात्रा से सीधा संबंध है। बाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता भी ज्यादा होगी और बाष्पीकरण कम होगा तो
लवणता भी कम होगी। और उसकी वजह मैंने बताई थी कि बाष्पीकरण के दौरान शुद्ध जो जल है वो वाष्प में बदल करके वायुमंडल में पहुंच जाता है और लवणता उस शेष जल में ही शामिल हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस वजह से जो जल है उसका लवणता की मात्रा या लवणता का अनुपात बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा और कर्क और मकर रेखाओं के आसपास के जो इलाके हैं वहां बाष्पीकरण अधिक होने के कारण, चूंकि वहां तापमान काफी ज्यादा रहता है साल भर, इसीलिए वहां बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होने की वजह से ही उष्णकटिबंधीय सागरों की लवणता अधिक पाई जाती है। वहीं यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के सागरीय जल की बात करें तो वहां चूंकि तापमान कम है इसीलिए वहां बाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसी वजह से शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में सागरीय जल की लवणता तुलनात्मक रूप से काफी कम पाई जाती है। तो ये बाष्पीकरण है पहला कारक। अब हम बात करते हैं दूसरा, स्वच्छ जल की प्राप्ति। तो दूसरा जो कारक है वो स्वच्छ जल की प्राप्ति है, अर्थात सागरीय सतह पर या सागरीय क्षेत्रों में जिस स्थान पर स्वच्छ जल की प्राप्ति ज्यादा होती है वहां पर लवणता कम पाई जाएगी और जहां पर स्वच्छ जल की आपूर्ति कम है वहां तुलनात्मक रूप से लवणता अधिक मिलेगी। तो सीधी सी बात है, स्वच्छ जल की प्राप्ति ज्यादा होगी तो लवणता घट जाएगी। और स्वच्छ जल की प्राप्ति के ये जो तीन स्रोत हम यहाँ देख सकते हैं, तीन ऐसे स्रोत हैं जिनसे सागरीय क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। तो इसमें सबसे पहला है वर्षा, और वर्षा के द्वारा सागरीय क्षेत्रों में जो है जल की प्राप्ति होती है और वर्षा के दौरान जो जल प्राप्त होता है वो बहुत कम या फिर कह सकते हैं अधिकांश रूप में शुद्ध रूप में होता है, उसमें लवणता की मात्रा अति अल्प होती है। और इस प्रकार से वर्षा के द्वारा जिन इलाकों में अधिक वर्षा होती है और जहां सागरीय सतह को ज्यादा मात्रा में वर्षा का जल प्राप्त होता है वहां पर लवणता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। और यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र और यदि हम कर्क और मकर रेखा के आसपास के इलाकों की बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर हालांकि साल भर टेम्परेचर ज्यादा है और वहां बाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि वहां वर्षा के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति जो है अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास सागरीय जल की लवणता कर्क और मकर रेखाओं के आसपास जल की लवणता की तुलना में कम होती है। अर्थात कर्क और मकर रेखाओं के आसपास वर्षा की मात्रा कम होने के कारण लवणता ज्यादा है, वहीं भूमध्य रेखा पर वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से ही लवणता थोड़ी कम पाई जाती है। तो सीधे तौर पर वर्षा के द्वारा प्राप्त जो जल है वो लवणता को कम करने में अपना योगदान देता है। और जिन इलाकों में वर्षा ज्यादा होती है वहां जल की लवणता कम होगी और जहां पर वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति कम होती है वहां लवणता थोड़ी अधिक पाई जाती है। दूसरा, स्वच्छ जल की प्राप्ति का जो दूसरा स्रोत है वो है नदियां। और नदी जो है धरातलीय या स्थलीय भागों में जो वर्षा का जल है और जो वर्षा का जल ढाल के अनुरूप प्रवाहित होता है तो उसको लेकर के विशाल मात्रा के वर्षा के जल को प्रवाहित करके नदियां समुद्र में लेकर के जाती हैं। और ये नदियां उस विशाल जल राशि को समुद्र में किसी स्थान पर मिला देती हैं। तो जिस स्थान पर नदियों के द्वारा विशाल मात्रा में लाई गई जल राशि समुद्र के जल में शामिल होती है उस जगह पर लवणता घट जाती है, क्योंकि नदियों के साथ काफी बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। और जहां पर यह स्वच्छ जल मिलता है वहां लवणता की मात्रा कम हो जाती है। और यही कारण है कि नदियों के जो मुहाने वाले क्षेत्र हैं वहां पर लवणता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। अर्थात सागर के वे क्षेत्र या सागर के वे इलाके जहां पर नदियां मिलती हैं तो नदियों के मुहाने वाले क्षेत्रों पर लवणता का कम पाए जाने का जो मुख्य कारण है वो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति का ही होना है। और तीसरा, स्वच्छ जल की प्राप्ति का तीसरा जो स्रोत है वो है हिमनद। और जैसे स्थलीय भागों में जो गर्म इलाके हैं वहां नदियां स्वच्छ जल को लेकर के महासागरों तक पहुंचती हैं, वहीं जो ठंडे इलाके हैं या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर हिमनद जो है वो हिमनद ढाल के अनुसार नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। और शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में इन हिमनदों के द्वारा सागरीय क्षेत्रों तक पहुंच जाने के कारण सागरीय क्षेत्रों में विशाल
हिम राशि का जो है सम्मिलन महासागरीय क्षेत्रों में होता है और उस हिम राशि के पिघलने से जो प्राप्त जल है वो चूंकि स्वच्छ प्रकार का जल होता है, इसीलिए उसके द्वारा भी लवणता की मात्रा कम हो जाती है। और यही कारण है कि शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां सागरीय जल में हिमनद मिलते हैं वहां पर जल की लवणता कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्वच्छ जल की प्राप्ति के 3 स्रोत, और जिन इलाकों में या सागर के जिन भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है वहां लवणता कम होगी, और जहां पर स्वच्छ जल की आपूर्ति कम है वहां पर लवणता अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा कारक था जिसने महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की, और तीसरा कारक है हवाओं की गति व शुष्कता, अर्थात हवाएं जो है वो कितनी गति से वेगवान हैं, कितनी गति से प्रवाहित हो रही हैं, और वो शुष्कता की स्थिति क्या है, अर्थात उनमें आर्द्रता की मात्रा कितनी है, आर्द्रता के आधार पर वो शुष्क हैं या आर्द्र हैं। तो इस आधार पर हवाओं की जो गति है, तो हवाएं जहां पर तेज गति से प्रवाहित होती हैं और यदि हवाओं में शुष्कता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी। जब हवाएं शुष्क होंगी और तेज गति से प्रवाहित होंगी तो बाष्पीकरण तुलनात्मक रूप से अधिक होगा, और बाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां पर सागरीय जल की लवणता अधिक पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हवाओं की गति और शुष्कता भी किसी क्षेत्र में बाष्पीकरण को निर्धारित करती है, फलस्वरूप इससे सागरीय जल की लवणता पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि जैसे यदि हम व्यापारिक हवा और पशु हवाओं की बात करते हैं तो व्यापारिक हवाओं के द्वारा जो महासागरीय पूर्वी क्षेत्र का जो महासागरीय सतह का जल है वो पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है, फलस्वरूप पश्चिमी क्षेत्रों में लवणता की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और जो पूर्वी इलाके हैं वहां अपवेलिंग की वजह से नीचे का समुद्री जल ऊपरी सतह पर आता है, जिससे लवणता ऊपरी सतह पर कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन हवाओं की गति और शुष्कता ये भी महासागरीय जल की लवणता को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा जो कारक है वो है सागरीय धाराएं, और सागरीय धाराओं के द्वारा सागरीय क्षेत्र का एक स्थान का जो जल है या जल राशि, विशाल मात्रा में जो जल राशि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, संचलित होती है, और जिससे सागरीय क्षेत्रों में लवणता का पुनर्वितरण होता है। और इस पुनर्वितरण के द्वारा सागरीय धाराओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लवणता प्रभावित होती है। और यदि हम बात करें कि जो महासागरीय धाराओं में जो ठंडे जल की धाराएं हैं जो मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, वो अपने साथ ध्रुवीय इलाकों के कम लवणता वाले जल को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक लेके आती हैं, फलस्वरूप जहां पर समुद्री भागों में ठंडे जल की धाराएं पाई जाती हैं वहां लवणता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत जहां पर गर्म समुद्री धाराएं पाई जाती हैं वहां सागरीय जल की लवणता थोड़ी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से सागरों में चलने वाली जो धाराएं हैं वो भी जल की लवणता के पुनर्वितरण में सहयोग करती हैं और लवणता को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार से महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले ये 4 मुख्य कारक थे जो कि महासागरों में विभिन्न स्थानों पर लवणता की भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में लगी होगी। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।